So very good morning, friends. First of all, a very happy CA day to all of us. And we wish that every member of CA fraternity is happy and happier and happiest so that he can spread happiness. तो हमारा जो टॉपिक था ये जैसा कि मैंने बताया इसमें 4 एक्ट्स हैं और 4 सेबी के रेगुलेशंस। ये 6 नंबर का इसमें से आएगा इस पर्टिकुलर पोर्शन में से, और एक पोर्शन में से भी वो सारे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर में बाइफिकेशन नहीं होता। हालांकि नॉर्मली ये रहता है वो सोचते हैं भाई मैक्सिमम जो है एक एक सवाल सब एक्ट से पूछे, लेकिन ऐसा कोई उनके लिए कंपल्शन नहीं है। यहां से हमने शुरू किया था आरडीडीबी एक्ट से। तो ये जो ठीक है जी, तो ये जो आरडीडीबी एक्ट आया था इसका हमने फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि नरसिम्हन कमेटी और तो इसमें नरसिम्हन कमेटी थी और तिवारी कमेटी थी। नरसिम्हन कमेटी एम नरसिम्हन ने बनाई थी और ये टी तिवारी इसके हेड थे तिवारी कमेटी के। इन्होंने कहा भाई ट्रिब्यूनल बनाओ, तो ट्रिब्यूनल बनाए गए डीआरटी और डीआरएटी, और इस तरह से 10 लाख रुपए उसके ऊपर कोई भी बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 19 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जस्ट अ क्विक रिकैप 2-4 मिनट, ठीक है जी। डीआरटी का हेड प्रिजाइडिंग अफसर होता है और डीआरएटी का चेयरपर्सन होता है। फिर उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन सेक्शन 19 में जाती है, उसको समन इश्यू की जाते हैं भाई 30 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस दिया जाता है डिफेंडेंट को, वो अपनी एक रिटन स्टेटमेंट देता है, ठीक है। वो भी काउंटर क्लेम सेट ऑफ कर सकता है, और अगर उनको लगता है डीआरटी को कि भाई ये अपनी प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज करेगा तो डीआरटी जो है उससे सिक्योरिटी मांग सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, रिसीवर कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद रिकवरी अफसर रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अगर कोई ऑर्डर हो तो अपीलेबल तो विद इन 45 डेज उसकी अपील हो सकती है, रिव्यू विद इन 30 डेज हो सकता है, और 50% जो है आपको ये जमा करवाना पड़ता है जो भी आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है, इतना अमाउंट जमा कराओ। तो 50% या उसको डीआरएटी जो है जो उसकी अपर अथॉरिटी है वो चाहे तो उसको रिड्यूस या वेव ऑफ भी कर सकती है। हमने आईबीसी में पढ़ा था कि DRT is the adjudicating authority for individuals and partnership firms and DRAT is the appellate authority for individuals and partnership firms. ठीक है जी, तो ये सारा फिर उसके बाद हमने पढ़ते रहे, ये सब हम कर चुके हैं, फॉर्म्स भी हैं, सब कुछ है इसमें, अपील्स वगैरह। उसके बाद में सरफेसी एक्ट में हमने बेसिकली बात देखी थी कि इसमें जो हमने बात की थी कि सर्कल कैसे, फंड का फ्लो कैसे होता है। ये बोरोवर है, यही ऑब्लाइजर होता है। तो ये हमें 2 टर्म ज्यादा याद रखनी है, ऑब्लाइजर और ओरिजिनेटर। लेंडर होता है ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर मतलब लेंडर, बैंक बेसिकली, ठीक है। तो इसने इसको पैसे दिए, अब इसने पैसे वापस नहीं किए, तो जब पैसे वापस नहीं किए तो ये एक्ट ये कहता है सरफेसी एक्ट कि भाई आप 60 दिन का नोटिस दो बोरोवर को, और 60 दिन के अंदर वो रिप्लाई नहीं देता या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोई देता है तो उसको कंसिडर कर लो। उसको कंसिडर करने के बाद में फिर जो है आप इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। उसके बाद में क्योंकि बैंकर का तो ये काम नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी को अटैच करे, ये सब वो सब करता रहे, तो बैंकर क्या करता है कि ना एक एसपीवी आरबीआई क्रिएट कर रही है इसके लिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसका मैनेजर बन जाता है, बैंकर का, या रिसीवर बन जाता है। तो ये क्या करता है, उसके लिए नया बायर ढूंढ देता है उस प्रॉपर्टी के लिए। कई बार बैंकर खुद भी उस काम को कर सकता है और एसपीवी भी कर सकता है, बट एसपीवी क्या होता है, एसपीवी अपना कमीशन लेके नॉर्मली साइड हो जाते हैं। तो उसके लिए ये प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जो भी है पार्टिसिपेंट।
हाँ जी। तो अब इसमें क्या होता है कि ये स्पेशल पर्पज, और फिर अब स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास कैसे पैसा आएगा, वो अपने कुछ सिक्योरिटीज इशू करता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को या इन्वेस्टर्स को, तो इसी मनी का सर्कुलेशन जो है कंप्लीट होता है। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी बैंकर के पास है उसको एनफोर्स कैसे करना है, उसको अटैच करना है, एक्वायर करना है, सेल करना है, या उसको रन करना है अगर वो गोइंग कंसर्न है तो, ठीक है। और ये आता है इसमें एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ये कौन कर रही है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, ठीक है, बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर क्या हुआ, ओरिजिनेटर मतलब बैंकर, ठीक है। तो वेदर बाय रेजिंग फंड्स बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, या तो ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो है ये कोई अपने फंड्स रेज करे, ठीक है। फंड्स कहां से रेज करेगी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये हमने सरफेसी के बारे में मोटी मोटी बातें हम पढ़ चुके हैं, ये सब पहले ही डिस्कस हो चुका है, ठीक है। बाकी स्लाइड्स से आप यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स। उसके बाद भी ये सेबी के कुछ आए थे इसमें, डी लिस्टिंग कैसे होती है, सेबी की डी लिस्टिंग ये कल हमने, ये उस दिन हमने किया था। फिर सेबी में सब्सटेंशियल एक्विजिशन और टेक ओवर कैसे होता है, इसको भी हम डील करेंगे। ये सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एलओडीआर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक आता है हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है एक लिमिटेशन एक्ट, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डिस्कस करें, सेबी क्या है, थोड़े बहुत प्रोविजंस देख लेते हैं जो हमने लास्ट में दिए गए, पहले उनको 10 मिनट उस पर लगा लेते हैं। ये जहां तक डी लिस्टिंग की बात है, तो डी लिस्टिंग में ना हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें करना क्या है कि देखिए ऐसा होता है, किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, अगर उसमें शेयर्स लिस्टेड है किसी कंपनी के, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिस्टिंग के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है, कुछ वॉलंटरी कंप्लायंसेस होती हैं कि भाई जो उनको रिटर्न फाइल करनी है, ये करना है, वो करना है, पैसे देने हैं, मेंबरशिप फीस देनी है। तो अब वो मान लीजिए उसका ट्रेडिंग ज्यादा हो ही नहीं रही शेयर्स की, ठीक है, या कंपनी इतनी फाइनेंशियल अच्छी पोजीशन में नहीं है, उसके 4 स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, जो लिस्टिंग का उसका पर्पस था वो पूरा हो गया, अब वो चाहती है भाई डी लिस्ट करा लो। अब डी लिस्ट में दो चीजें हैं, या तो मान लो 4 कंपनियों में से 2 में डी लिस्ट कराए, 1 में डी लिस्ट कराए, ताकि बाकी में बचे रहें, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई सारे में से ही डी लिस्ट कराना, और ये भी वॉलंटरी बेसिस पे कराना, दोनों तरह से हो सकता है। वॉलंटरी डी लिस्टिंग भी हो सकती है और कंपल्सरी डी लिस्टिंग भी हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करें वॉलंटरी। वॉलंटरी में भी दो चीज, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी और विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी। इसमें हमने आपको बताया था परसों जब क्लास हुई थी कि देखिए कोई भी आदमी जब कंपनी के शेयर खरीदता तो उसके माइंड में एक पिक्चर होती है मैनेजमेंट की। मान लीजिए वो टाटा की कंपनी है, तो वो टाटा कंपनी को अच्छा समझता है, उसके साथ एसोसिएट होना चाहता है। अब मान लीजिए कोई मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो हो सकता है वो नए मैनेजमेंट के साथ उतना कंफर्टेबल ना फील करता हो, वो सोचे भाई मैं तो इस कंपनी में टाटा की वजह से किया था कि भाई टाटा जो है अच्छी कंपनी है, बढ़िया लोग हैं, तो अब ये नया मैनेजमेंट आ गया है तो मेरे को तो नहीं लगता ज्यादा कुछ अच्छा होगा, तो मैं वहां से निकल जाता हूँ अपना। तो उस कंपनी को जो डीलिस्ट कराना चाहती है एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी के केस में ज्यादा थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं, और जो विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि 1 या 2 के पास अभी भी लिस्टिंग है शेयर्स की, 4 में थी लिस्टिंग, 4 में वो कंपनी लिस्टेड थी, 4 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, 2 में अभी भी रह गई या 1 में रह गई, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंपनी स्टिल लिस्टेड विद एनी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि शेयर होल्डर्स को पैसे देने की, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट से देकर निकल सकते हैं, ठीक है ना। भाई अगर वो फिर भी निकलना चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है ही, तो लिस्टिंग देकर निकल ले वहां से। मतलब अपने शेयर बेचे और निकल ले। तो इसमें क्या होता है कि अगर विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी है तो एक तो बोर्ड अप्रूवल और अप्रूवल ऑफ डीलिस्टिंग बाय बोर्ड, तो बोर्ड अपने क्या करेगा, बोर्ड एक डीलिस्टिंग के लिए अप्रूवल मीटिंग करेगा, बोर्ड मीटिंग बुला के कि भैया हम ये चाहते हैं कि ये जो है इस कंपनी को इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करा दिया जाए, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट दे देनी पड़ेगी, प्रपोज डीलिस्टिंग इन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश रीजनल या वर्नाकुलर या लोकल न्यूज़पेपर।
दो न्यूज़पेपर में इसको ऐड देनी पड़ेगी, एक इंग्लिश हिंदी में और एक रीजनल या वर्नाकुलर, ठीक है। और कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दे देगी और कंसर्न जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 30 दिन के अंदर इसकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब या तो इसकी परमिशन मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। अगर परमिशन नहीं मिली तो यही प्रोसेस खत्म हो गया, डीलिस्ट कराने की परमिशन नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आपके जो शेयर्स है वो लिस्टेड ही रहेंगे उस स्टॉक एक्सचेंज में भी जिसमें आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया। और मान लो वो परमिशन ग्रांट हो गई, ग्रांट किस चीज की हो गई? डीलिस्टिंग की, ठीक है ना। तो वो एजीएम में ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। और जो लोग शेयर वहां से निकलना चाहते हैं, शेयर होल्डर दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल, वो अपना बेच करके निकल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लिस्टेड तो है ही कंपनी दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में। और अब ये आ गया कि विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी। विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या है? एक तो बोर्ड अप्रूवल तो करना ही करना है, उसके बाद में इनको क्या करना है कि शेयर होल्डर मीटिंग भी करनी है। तो शेयर होल्डर मीटिंग के लिए टाइम और डेट ये डिसाइड कर लेंगे बोर्ड मीटिंग। एक सीएस को ड्राफ्ट, सीएस को ऑथराइज करेंगे कि भैया जो है ना शेयर होल्डर्स के लिए एक नोटिस बनाओ, ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाओ कि भाई कैसे कैसे पेमेंट होगा, और एक नोटिस भेजो शेयर होल्डर्स को कि भैया ऐसा है कि आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, थ्रू पोस्टल बैलेट। उसके बाद में मेक एन एप्लीकेशन टू कंसल्ट, वो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के पास इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए कि भाई हम ये प्रपोज करते हैं डीलिस्टिंग, तो आप हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो, ठीक है। तो अभी डीलिस्टिंग नहीं हो रही क्योंकि वो निकल रहे हैं लोग उसमें से, ठीक है ना, जो शेयर होल्डर हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। सीएस ने उनको ड्राफ्ट दिया है, उनकी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है आफ्टर बोर्ड मीटिंग, और कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दी है फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और फिर पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर या लीगल या लोकल या रीजनल न्यूज़पेपर में। और फिर ये जो लेटर ऑफ ऑफर है ये शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अब इस लेटर ऑफ ऑफर में क्या लिखा जाएगा? इसमें ये है कि देखो ये वाला तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ये तो यहीं पे खत्म है, ठीक है ना। अब ये विद एग्जिट वाला हमारा चालू है। तो विद एग्जिट में क्या है कि पहले तो ये ऑफर जो है ना ये कम से कम 5 दिन के लिए रहेगा। ये ऑफर कौन सा है? ये ऑफर है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और क्लोजिंग ऑफ ऑफर होगा मिनिमम आफ्टर 3 डेज एंड मैक्सिमम आफ्टर 5 डेज, ठीक है। पहला तो ये है कि मिनिमम 5 डेज के लिए ऑफर रखना पड़ेगा, और जो क्लोजिंग होगी मिनिमम उसके 3 दिन के बाद हो सकती है या मैक्सिमम आफ्टर 5 डेज, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन शेयर्स का होगा और पेमेंट होगा उनको विद इन मैक्सिमम 10 दिन के अंदर। ये सारी वहां डेज दे रखे हैं। और फिर आपको कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को डीलिस्टिंग के लिए इट हैज टू बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। तो जब आपने शेयर होल्डर की अप्रूवल ली थी उसके 1 साल के अंदर आपको कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी है फॉर डीलिस्टिंग। आपने एक एप्लीकेशन पहले ही दे दी है, ये वाली आपने, ये इसमें एप्लीकेशन में लिखा है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको पहले ही मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद में ये आता है इसमें कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी एक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी डीलिस्टिंग। अब जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि वो जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, कंपनी है, वही उनके शेयर खरीद रही, ठीक है ना। भाई वो बेच किसको रहे हैं? बेच इसी को रहे हैं ना, उस कंपनी को। तो इस केस में क्या होगा, वो ये कहेंगे कि मिनिमम आपको कितने ऑफर करने हैं। पहला, इसमें 2 कैलकुलेशन आती है। एक तो आता, इस पे कोई क्वेश्चन भी आ जाता है, एक तो आता है 90% ऑफ ऑफर साइज। जो ऑफर है उसका 90% मिनिमम एक्वायर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने दे दिए ऑफर के लिए इतने और उसमें से आपका 50% ही आया ऑफर, या फिर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ प्री ऑफर प्रमोटर होल्डिंग प्लस 50% ऑफ ऑफर साइज, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हाई फिगर होगी, ये नीचे हमने कैलकुलेशन दे रखी है उसकी, उतना आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर करने हैं, ठीक है। जैसे एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करके 10 रुपए, ठीक है। अब प्रमोटर होल्डिंग, ये हमने केस 1 लिया, पहले केस में प्रमोटर होल्डिंग 20,000 है, ठीक है। 20,000 का मतलब क्या होगा, 1 लाख में जब 20,000 मतलब 20% हो गई, और पब्लिक की होल्डिंग 80,000 है, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं फिर 90% ऑफ ऑफर साइज, तो 90% ऑफ ऑफर साइज कितना हो गया, 80,000 ही पब्लिक वाले ऑफर करेंगे ना, तो 90% इसका हो गया 72,000। तो ये अब कितना लेगा, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग 20,000 प्लस 50% ऑफ ऑफर साइज, ये मतलब 80,000 का 50% 40,000। तो ये, या दूसरा इसमें 90% ऑफ ऑफर साइज, 90% ऑफ ऑफर साइज कितना होगा 72,000।
तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो, जैसे ये 62,000 हुआ और ये 72,000 हुआ, तो 72,000 जो है कंपनी को मिनिमम एक्वायर करना। दूसरी कंपनी है उसमें प्रमोटर होल्डिंग है 70,000 रुपए, मतलब 70% प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास है 30,000। ठीक है, तो 90% ऑफ ऑफर साइज कितना हो गया 27,000। ठीक है, और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ प्रमोटर होल्डिंग 70,000 प्लस 50% उसका, तो 15, और हायर इसमें हो गया 85। तो इस केस में 85 उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है कैलकुलेशन। आगे देखिए, ये तो हो गई वॉलंटरी लिस्टिंग। ठीक है, तो वॉलंटरी लिस्टिंग दो तरह से हो गई। ठीक है, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी और विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी। विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी का हमने पूरा डिस्कस कर लिया। उसके बाद में कंपलसरी डीलिस्टिंग होती है। कंपलसरी डीलिस्टिंग में क्या होता है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होती है कंपलसरी डीलिस्टिंग? इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ये देखता है कि भाई कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्टिंग होती है तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये उनको मेंबरशिप फीस देनी है, ये चीजें अबाइड बाई करनी है। तो अगर उसकी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुई है कंपनी से, या कोई मार्केट अब्यूज किया, उसने कोई फ्रॉड किया, या उसने फीस नहीं दी, तो ये जो है कंपलसरी डीलिस्टिंग कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और बाय एनी अदर स्टैट्यूट, अगर मान लो कि कोई भी ऐसे स्टैट्यूट का उसने कंट्रावेंशन कर दिया जहां पनिशमेंट डीलिस्टिंग है, ठीक है, या बाय वर्च्यू ऑफ कोर्ट ऑर्डर, तो ये भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये भी डीलिस्टिंग हो सकती है। या फिर मान लो कोई थिनली ट्रेडेड शेयर है जिसकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ या कम है, या इक्विटी शेयर्स पिछले एक साल में ट्रेड ही नहीं हुए, या फिर पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग लेस देन इक्वल टू 300 है, तो उस केस में भी जो है कंपलसरी डीलिस्टिंग हो सकती है। फिर उसके बाद अगर मान लो एक बार डीलिस्टिंग हो गई तो दोबारा लिस्टिंग कैसे होगी? ठीक है, अगर मान लो आपने वॉलंटरीली डीलिस्ट कराया था इसको अपनी मर्जी से, तो ये 5 साल से पहले दोबारा लिस्ट नहीं हो सकती। और मान लीजिए आपकी कंपलसरी डीलिस्टिंग हो गई थी, आपने नहीं कराई थी, ठीक है, आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया था, फीस नहीं दी थी, कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, ठीक है, या थिनली ट्रेडेड था, उस वजह से आपकी कंपलसरी डीलिस्टिंग हो गई थी, तो अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो ये 10 साल से पहले नहीं हो सकती, और अगर ड्यू टू थिन ट्रेडिंग है तो ये 5 साल से पहले नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेनली ये 5 साल और 10 साल इसमें लिमिट है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कुछ प्रोविजंस थे इसके वॉलंटरी लिस्टिंग और डीलिस्टिंग के। अब ये हमारा दो इस पे टॉपिक और है, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, और एक दूसरा टॉपिक है लिमिटेशन। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बस 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए आपके पास ये आ रहा है IIP, IIIP, ICI, ये भी एक अच्छी साइट है बहुत, और इसमें क्या है कि ना काफी आपको चीजें मिल जाती है। तो अगर आप ये IIIP की साइट पर जाएं तो आपको यहाँ ये चीजें नजर आएंगी। इसमें सारे तो केस लॉज दे रखे हैं इन्होंने, NCLT के, NCLT, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। और फिर ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, इसके ऊपर भी काफी मटेरियल इनका पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये सारा। उसके बाद में कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के बाद में इसमें ये दिया हुआ है इन्होंने
LLP पार्टनरशिप, मतलब जो भी एक्ट्स है ना, सारे यहाँ पर दे रखे हैं। ये सेबी रेगुलेशंस है जो हम देख रहे थे, तो सेबी रेगुलेशंस में थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि जी ये जो सेबी रेगुलेशंस है, ये थोड़ा थोड़ा आप, मैं कहूंगा कि आप थोड़ा पढ़ लें इसको, जो भी इसमें है। वैसे हम इसके वो नोट्स वगैरह भी आपको बना देंगे। मेरा बेसिक पर्पज इसमें यही था आपको दिखाने का कि इस साइट पर काफी हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये IIPICI.in पर जाएंगे, आपको बेयर एक्ट्स जो भी चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ मटेरियल भी यहाँ पर है, उसके अलावा कुछ PPT वगैरह भी है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आइए अपनी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पर थे, ठीक है जी। तो अब आई ये सेबी का थोड़ा सा पढ़ के आएंगे आप भी। मैंने भी आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया लिस्टिंग डी लिस्टिंग वाला, जिसपे क्वेश्चन मेनली आता है। और उसके अलावा भी बाकी चीजें, जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें कैसे एप्लीकेशन मूव होती है, स्टॉक एक्सचेंज में गवर्निंग बॉडी, जैसे क्या होता है कि जो सेबी को रेगुलेट करने के बाद कोई भी आदमी मान लो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना चाहे, ठीक है, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को लिस्ट कराना चाहे, तो उसकी एप्लीकेशन वो सेबी को मूव करेगा, उसमें गवर्निंग बॉडी की लिस्ट देगा, उसका इलेक्शन कैसे होता है मेंबर्स का, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उनको एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है, अगर किसी मेंबर को रिमूव करना है, या उनका इलेक्शन कैसे होता है, प्रॉक्सी उसमें अलाउड है कि नहीं, बहुत सारे उसमें है। अब ये थोड़ा थोड़ा देखिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को देखते हैं। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में देखिए मेन बात पता क्या है कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कोर्ट से बाहर की चीज है, ठीक है जी। भाई एक तो कोर्ट तो है ही है, और कोर्ट के बाहर आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन कर रहे हैं। तो कोर्ट के बाहर जब आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन कर रहे हैं, इसमें दो वर्ड और आते हैं। एक तो हो गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, तो इसके अंदर ही है, ठीक है ना। और आप देखिए आर्बिट्रेशन में लास्ट में वर्ड आ रहा है एन, ठीक है, कंसिलिएशन में भी लास्ट में वर्ड आ रहा है एन। तो एन से क्या बनता है हमारा, नेगोशिएशन, ठीक है। और एक एन से पहले क्या वर्ड आता है, एम, तो वहां से बनता है मीडिएशन। तो ये जो नेगोशिएशन और मीडिएशन, ये भी जो है यहाँ पर कवर्ड है। तो इसमें चार चीजें बेसिकली कवर होती हैं, जो दो तो यहाँ लिखी हुई है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, एन से बन गया नेगोशिएशन, और एन से पहला वर्ड हुआ एम, एम से बन गया मीडिएशन। ये चार चीजें इसके अंदर बेसिकली आती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इस एक्ट की? बहुत सारे हमने एग्रीमेंट्स पढ़े होंगे, जैसे हमने पार्टनरशिप डीड भी किसी की बनाते हैं, तो अब उसमें या तो आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देते हैं, या अलग से भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी बनाया जा सकता है। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका, या आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये शुरू में भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। बाद में कब हो सकती है, जब झगड़ा हो जाए पार्टीज के बीच, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने पेपर में पढ़ते हैं, पेपर में हम क्या पढ़ते हैं, भाई पंचायत ने फैसला दे दिया कि मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, ठीक है, पंचायत ने फैसला दे दिया भैया ऐसा है, इसका मुंह काला करो, इसको जूते मारो, ठीक है। लेकिन फिर होता है कि पुलिस केस बन जाता है। तो उनका जब फैसला हो गया, तो पुलिस केस क्यों बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है जो क्रिमिनल एक्ट्स है वो इसमें कवर्ड नहीं है। तो क्रिमिनल एक्ट्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मीडिएशन या नेगोशिएशन, वो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ही चले। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे टैक्स कंप्लायंस, जो टैक्स लॉज है, टैक्स के लिए भी आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, आपको जुडिशरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी आप इसमें नहीं जा सकते, आपको कोर्ट के सहारे ही जो है, अगर आपको डिवोर्स लेना है या कोई लीगल सेपरेशन होना है, तो उसमें भी आपको उसके थ्रू ही जाना है, यहां नहीं जाना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और फिर क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों बनाया गया? ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बेसिकली बनाया गया
कि आप देखिए कि मान लीजिए आपके जैसे कोई पार्टनरशिप है, ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बेसिकली एक तो ये सिविल मैटर्स के लिए है और उस सिविल में भी बिजनेस मैटर्स के लिए, ताकि क्या होता है कि बिजनेसमैन ने क्या करना है, बिजनेसमैन ने अपना टाइम जो है कोर्ट में तो ज्यादा लगाना नहीं, कोर्ट में तो 10-10 20-20 साल के चलता रहेगा, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई कोर्ट के अलावा कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। तो पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज लगा दी भाई, आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा दी कि भैया अगर हमारा आपस में पार्टनर का डिस्प्यूट हो गया तो ये आर्बिट्रेटर है। अब आर्बिट्रेटर कौन बन सकता है? आर्बिट्रेटर जो है वो नहीं बन सकता जो उन पार्टी से रिलेटेड हो। मान लीजिए कोई भी पार्टी है, अब उसी का ही मान लो कोई वो है, मान लीजिए एक पार्टी है, अब उसका ही कोई एम्प्लॉय है, ठीक है ना, तो अब वो उसका एम्प्लॉय है या उसका पार्टनर है, वो नहीं बन सकता आर्बिट्रेटर, ठीक है ना, वो नहीं बन सकता। ऐसे ही जो भी मतलब रिलेटेड पार्टी है वो आपका आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता। दूसरी बात ये है इसमें कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है, या तो सोल आर्बिट्रेटर हो सकता है, एक ही हो सकता है, या फिर ऑड नंबर में रखना पड़ेगा, 1 3 5, ठीक है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये जो लोग है ना, जो आपने सोल आर्बिट्रेटर बनाया या 3 या 5 जो आर्बिट्रेटर बनाए, इसी का नाम ही, इसी को कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई अलग से चीज नहीं है, यही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने बताया, आप या तो एक क्लॉज डाल सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर क्या कर सकते हैं, आप जो है पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही बना सकते हैं। ये दोनों स्टेजेस पे बनाया जा सकता है, शुरू में भी बनाया जा सकता है जब आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, और बाद में भी बनाया जा सकता है जब डिस्प्यूट अराइज हो जाए। लेकिन जब डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसकी जो लीगल वैलिडिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो ये कहते हैं कि भाई जब इनिशियली एग्रीमेंट में क्लॉज डाली थी या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनिशियली बनाया था, तो दोनों में से कोई भी पार्टी एक को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं थी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब वो आगे बढ़ गए उस किसी भी वेंचर में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट है, चाहे वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन हो सकते हैं, एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे मैंने बताया कि भाई मैरिज में नहीं हो सकता, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, या टैक्स में नहीं हो सकता, या क्रिमिनल मैटर्स में नहीं हो सकता, और भी पूरी लिस्ट है मतलब उसकी। तो अब उसमें कहते हैं भाई एक पार्टी जो है इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ठीक है। तो उसमें जो उसकी सैंक्टिटी है वो अलग लेवल पे काउंट होती है, जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वो अलग होती है, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें पढ़ते हैं कि भाई अपील में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कितना टाइम है, कितना नहीं है, ठीक है ना, इसकी मीटिंग्स कहाँ पर होंगी, ठीक है, इसकी फीस भी देनी पड़ती है, फीस कैसे कैसे दी जाएगी, क्या क्या होगा। तो ये सारी बातें हमने आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट में पढ़नी है। तो मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इसका। अब ये जो अवार्ड होता है, ये आर्बिट्रल जो अवार्ड है, अब इसमें जैसे ऑर्डर होता है कोर्ट का, तो इसमें जो है आर्बिट्रल अवार्ड होता है। अब आर्बिट्रल जो इंटरनेशनल वाला था ऊपर वाला, वो मैंने जानबूझ के भी छोड़ दिया, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है, आर्बिट्रल अवार्ड में क्या होता है कि एक तो इंटरिम अवार्ड दिया जा सकता है कि भैया ऐसा है, आपका ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुका हुआ है, उनकी आर्बिट्रेशन क्लॉज थी, वो आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या करते हैं, वो नॉर्मली एक जज को अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं